हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 एसएसटी के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकतंत्र के प्रकार। ठीक है ना, लोकतंत्र के प्रकार के आज हम आगे बढ़ाएंगे। पिछले वाली वीडियो में, इससे जो पहले वाला वीडियो था पार्ट 1 इसका, उसके अंदर हमने लोकतंत्र का अर्थ समझा था और उसके विभिन्न प्रकारों को प्रारंभ कर दिया था। और आज के इस वीडियो में हम उनको आगे बढ़ाएंगे। पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपने यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं उसको भी। ठीक है ना, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, लोकतंत्र के प्रकार। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। 4 प्रकार के लोकतंत्र के हैं: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। ये 4 प्रकार थे। इसमें से हमने राजनीतिक लोकतंत्र को कंप्लीट कर रखा है इससे पिछले वाली वीडियो में। ठीक है ना, आज हम क्या देखेंगे, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। स्टार्ट करते हैं सामाजिक लोकतंत्र से। सामाजिक लोकतंत्र समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है, सामाजिक समता की भावना। यानी मैं इसको संक्षेप में कहूं तो सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेद नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए, भेद नहीं किया जाना चाहिए। और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हंसा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो। हंसा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। सामाजिक लोकतंत्र की जो अवधारणा है मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहली, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद जितने भी विशेष अधिकार हैं उनकी जो व्यवस्था बनी हुई है उन सबको क्या कर दिया जाए, खंडन कर दिया जाए, उनका अंत किया जाए। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये तो था हमारा सामाजिक लोकतंत्र। अब तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र। तीसरा क्या है, आर्थिक लोकतंत्र। तो अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया। ध्यान दीजिए, वर्तमान सदी में मतलब आज की सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किन्होंने दिया, मार्क्सवादियों ने और समाजवादियों ने दिया। ठीक है ना, इससे पहले भी 18वीं और 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी। जो मार्क्सवादी व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र बिल्कुल भिन्न थी, यानी बिल्कुल अलग थी। ठीक है ना, वर्तमान में तो मार्क्सवादी और समाजवादियों ने दिया अर्थव्यवस्था की या फिर आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा, और 18वीं और 19वीं शताब्दी में किसने दिया था, व्यक्तिवादियों ने। ठीक है, ये तो था आर्थिक लोकतंत्र। फिर चौथा है नैतिक लोकतंत्र। तो कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया। यह उनकी मनोभावना थी, यह उनकी मन की एक विचार था, जिसको जो ये दृष्टिकोण था लोकतंत्र के प्रति, इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन, नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज में
समाज में वह शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति, इस रूप में यानी लोकतंत्र के नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे यानी बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती है और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती है। ये तो था नैतिक लोकतंत्र। ठीक है, अब हमने लोकतंत्र का अर्थ एवं लोकतंत्र के प्रकार दोनों पर पूरा कंप्लीट काम कर लिया। ठीक है ना, ये तो था अपना विषय वस्तु। याद है आपको जो मैंने आपको कल बताई थी? चलिए अभी देखते हैं। देखिए, विषय वस्तु थी इस पाठ की है लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार, लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक शासन के प्रकार, लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां। लोकतंत्र इन बिंदुओं से मिलकर बना है, जिसमें से अपना जो पहला बिंदु है लोकतंत्र का अर्थ एवं विभिन्न प्रकार, ये हमने पूर्ण तरह कंप्लीट कर लिया है आज। ठीक है ना, और आज के इस वीडियो में अभी हम लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण को भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना, पहला हो चुका है, अब दूसरा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो पहले जितने भी सिद्धांत हैं उन सबको एक बार क्रमबद्ध रूप से लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे तो पहला आएगा अपने पास लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, इसे पढ़ना पड़ेगा। दूसरा आएगा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तीसरा आएगा अपने पास लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। विशिष्ट वर्ग यानी अभिजन वर्ग, जो अलग वर्ग होता है वो। ठीक, चौथा लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। और लास्ट एंड फाइनल फिफ्थ लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। ये 5 हैं लोकतंत्र संबंधी सिद्धांत। पहला एक बार रिमेंबर करा देता हूं, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। ये 5 सिद्धांत हैं। इन 5 सिद्धांतों पर हमें विचार करना है। प्रारंभ करते हैं लोकतंत्र का परंपरागत सिद्धांत से। ठीक है ना, तो चलिए लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। तो समझिए इस बात को कि लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया है। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेसमिल, टी.एच. ग्रीन, मार्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। यानी इन्होंने ही उदारवादी सिद्धांत जो है उसको बनाया है। ये जो विचारक, प्रमुख विचारक माने जाते हैं, इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण निम्नलिखित हैं। यानी उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण को हम समझना चाहें तो निम्नलिखित बिंदुओं से हम इसको स्पष्टतापूर्ण समझ सकते हैं। तो पहला बिंदु है व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। दूसरा, सभी व्यक्ति मूलतः समान है। ये सारी बातें कौन करता है? लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। ठीक है ना, सभी व्यक्ति मूलतः समान है। तीसरा, शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए। शासन का जो गठन है उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सीमित शासन, यानी एक निश्चित अवधि के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति सालों तक क्या कर रहा है? शासन कर रहा है।
सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि शासन यानी सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है। सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता यानी राजनीतिक पावर यानी राजनीतिक शक्ति की मात्र न्यासी यानी ट्रस्टी होती है। यानी जो मूल है वो तो क्या है, जनता, और उनके जो नीचे कार्य करते हैं वो कौन है, राजनीतिक जो एरिया है उसके अंदर जो कार्यकारी काम करते हैं वो। ठीक, ये तो था चौथा पॉइंट। पांचवा है शासन के संचालन यानी सरकार के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम है। जैसे पहला, शासन का संचालन जनता द्वारा या जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि पूर्णतः होता भी है। आज हम भारत में देखें तो शासन का जो सरकार का जो संचालन जनता द्वारा किया जाना चाहिए या फिर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि जिनको जनता चुनती है। शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन के गठन यानी शासन को जब सरकार बनती है एवं संचालन यानी उसको चलाने में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना। अब ये बहुमत क्या है, बहुमत यानी वोट के सिद्धांत का, क्या मत डालते हैं ना, वोट के सिद्धांत का हमारे को पालन करना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। शासन को यानी सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। हमारी जनता हमसे क्या चाहती है वो हम उनके लिए करें, इसका मतलब ये है। और लास्ट पॉइंट है शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यक्ति का हित। जो व्यक्ति चाहता है, जो उसकी मूल आवश्यकता है उनको पूर्ण करने के लिए उनको पूर्ण करना चाहिए, किसको, सरकार को। ये था। फिर 6 पॉइंट देखते हैं, पहले इसको हटाते हैं लेफ्ट साइड में से। जो 6 पॉइंट है, व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं जो नागरिक को, हर एक नागरिक को प्राप्त होनी चाहिए, जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त होनी चाहिए, अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए जो अधिकार बने हैं इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष यानी भेदभाव ना करने वाली न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए। फिर 7वां बिंदु है, निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। निश्चित अवधि के बाद यानी कुछ समय बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल इसमें भाग लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दल खड़ा है तो हमारी जनता के पास वो नहीं हो, क्या पर उनको चुनने का क्या नहीं हो, वोट ना हो। तो हर एक पार्टी को अलग अलग होना चाहिए कि हमारी अच्छा ये वो गुण परख सकें। उन पार्टियों में अलग अलग पार्टियों को देखकर उनके गुण को समझकर ही उनको क्या दे सके, वोट दे सके। एक राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अलग अलग राजनीतिक दल और बहुत सारे राजनीतिक दल इस चुनाव में भाग लेने चाहिए। ठीक है। अंतिम बिंदु 8वां है, सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। सरकार जो है उसको जनमत, जन यानी लोग, मत यानी उनका वोट, जो वोट है उसका आदर करना चाहिए। ठीक है ना। आगे के जो टॉपिक्स है उसको अगले वीडियो हम देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।